एआई के रेवोल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। आपके एनालिसिस के मुताबिक अभी जो एआई है वो किस हिसाब से इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगी, किस हिसाब से इफेक्ट करेगी उसके आज से आपको पता है 2-3 साल पहले कोई बंदा एआई को जानता भी नहीं था। किस तरह ये एकदम से हमारी फील्ड में आ चुका है और इसको ना अडॉप्ट करना हमारे लिए कितना खतरनाक है। क्या ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है एआई? तो कर सकती है तो किस लेवल पे कर सकती है? इसकी एक्यूरेसी, इसकी प्रिसिजन के बारे कि में? अगर आप फ्री चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या फ्री गूगल यूज़ कर रहे हैं, वो डेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। और अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि एआई हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर देती है, तो हमें पता हो कि हाउ टू कंट्रोल इट। मैं इसे एक वेपन कंसीडर करता हूँ हमेशा। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और सुनाएं, आजकल काम शाम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है, आपकी दुआ है। और कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। हो गया। चलें, आज हम डिस्कस करेंगे एआई को और इंशाल्लाह आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके शहजाद भाई, आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछेंगे एआई के बारे में, एआई के रेवोल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। तो उसमें आप काइंडली एआई को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दें, एक आम जो शहरी है, एक आम जो स्टूडेंट है उसके लिए। तो एआई के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं काइंडली। थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर सबसे बेसिक लाइन में अगर एआई को एक्सप्लेन किया जाए, एक बिल्कुल बेसिक लाइन जिसमें एक बिगिनर लेवल के इंसान को भी समझ आए, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या आप बस वैसे भी कह लें कि कोई भी मशीन जब एक लेवल तक सोचना शुरू कर दे, जब उसमें एक ऑटोमेशन प्रोसेस लग जाए, या आप उसको कह सकते हैं कि उसमें आप इस तरह के प्रोसेसेस इंस्टॉल करते हैं कि वो एक सर्टेन लेवल तक आपको खुद से डिसीजन लेके, फैसले लेके आपको उनके रिजल्ट्स दे, तो हम उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? एक बेसिक फ़र्क है कि जो हमारी सोच समझ होती है वो बिलॉन्ग करती है हमारे माइंडसेट से और जो अल्लाह ताला ने कुदरत का निज़ाम बनाया है उससे। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप वर्ड से समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल है, वो मशीन से बिलॉन्ग करती है। और जब एक मशीन सोचना शुरू कर दे एक सर्टेन लेवल तक, आपकी इंस्ट्रक्शंस के साथ-साथ वो आपको कुछ फ़ैसलों के बेस पे आपको जब रिज़ल्ट्स देना शुरू कर दे, तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से या फिर जो आपके एनालिसिस के मुताबिक अभी जो एआई है वो किस हिसाब से इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगी, किस हिसाब से इफेक्ट करेगी, उसके बारे में आप काइंडली थोड़ा हमें गाइड कर दें। आई थिंक अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बात की जाए, तो ये एक बहुत बड़ी एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनती है, क्योंकि आज के मोमेंट में या आज का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ऑटोमेशन इन टर्म ऑफ कंप्यूटेशनल, और अगर हम दूसरी साइड पे जाएं इन टर्म ऑफ ऑटो इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आजकल कार्स हैं जो वो एआई बेस्ड आ रही हैं, और कंप्यूटर्स तो ऑलरेडी एआई बेस्ड हैं ही। तो बहुत डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, लेकिन दोनों में एआई मौजूद है। उसके बाद अगर हम देखें तो बायो इंडस्ट्री में एआई है। हमारी जो मेडिकल फ़ील्ड है उनके जो अब क्योर आ रहे हैं मुख्तलिफ़ डिसीज़ेज़ के, वो मशीन लर्निंग और एआई पे बेस कर रहे हैं। और ये एक बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड सिचुएशन है कि हम किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को इवैल्यूएट करते हैं ऑन बेस ऑफ एआई। और अगर मैं इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनली अगर देखा जाए, इंटरनेशनली तो बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी फुल्ली एआई को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इन बोथ टर्म इवैल्यूएशन में भी और स्टूडेंट्स लर्निंग में भी। तो एजुकेशन से लेके मशीन तक, मशीन से लेके आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर आपकी मेडिकल फ़ील्ड, हर जगह पे एआई मौजूद है। तो हम इसको कभी भी एक लफ़्ज़ में नहीं कह सकते कि किस-किस इंडस्ट्री में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और हर इंडस्ट्री में किसी हद तक एआई अपना रोल ऑलवेज़ प्ले करती है। चलें, एक और चीज़ है, आज से आपको पता है 2-3 साल पहले कोई बंदा एआई को जानता भी नहीं था, एआई को एक एज़ अ ड्रीम समझा जाता था। तो हुँ। इतनी जल्दी एआई एकदम से इसका राइज़ हुआ है कि
अब हर बंदा एआई के पीछे लगा हुआ है। तो इसके बारे में बता दें कि किस तरह ये एकदम से हमारी फील्ड में आ चुका है और इसको ना अडॉप्ट करना हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड करते हुँ। हैं गाइड। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि हम जब ये बात करते हैं ना कि एआई को ना अडॉप्ट करने के नुकसानात, या अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करते तो हमारा जो फ्यूचर है या वो किस हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि जैसे आपने बताया कि आज से 2-3 साल पहले अगर हम थोड़ा-सा मज़ीद पीछे चले जाएँ 2021, जब एआई बहुत पुरानी है, अगर हम उसकी बात करें तो आज से लाइक 2 डिकेड्स अगो कंप्यूटर बेस्ड चेस गेम है, जी। वो एक वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट जो एक सुपरस्टार था चेस गेम का, उसको कंप्यूटर ने हरा दिया था ऑन बेस्ड ऑफ एआई। इसको हम हिस्टोरिकल वे में डिफाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास मशीन लर्निंग है, देन हमारे पास डीप लर्निंग है, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल एट अ वर्ल्ड लेवल या यूनिवर्स लेवल इस पे बात करना स्टार्ट हुई वो हमारे 20s में आती है। और अगर हम देखें तो 2021 में जब चैट जीटीपी का बोलबाला शुरू हुआ और हर बंदा सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहा है और आंसर मिल रहा है, नो मैटर वो इनिशियली लोगों को लगता है ठीक है, लेकिन कभी-कभी उसके आंसर गलत भी होते हैं, बट नो मैटर फॉर पीपल, वो जस्ट बात करते हैं, चैट करते हैं, उनको आंसर्स मिलते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके कुछ कुछ ही आप कह लें कि मंथ्स में ये फिर इतनी आप कह लें कि वो रेस लग गई डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस की, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपना रोल प्ले किया, देन मेटा ने अपना रोल प्ले किया, देन उनके पीछे-पीछे चाइना ने भी अपना रोल प्ले किया और डीप सीक तक आ गए। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि सिर्फ 2-3 साल की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है और अगर एक्चुअल रिवॉल्यूशनाइज़ की बात की जाए तो वो भी 5 से 6 साल से एक हाइप पे है कि ये हर बंदा एआई की बात कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करते तो इसके हम कहाँ पे रह जाते हैं या इसके नुकसानात क्या हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल एआई को नहीं जानते और ऐसे लोग जो एआई को यूज़ करते हैं एक सर्टेन लेवल पे, और ऐसे लोग जो हमेशा हर हर टूल के लिए या हर छोटे से छोटे टास्क के लिए एआई को यूज़ करते हैं। उसमें हमारे कंज़्यूमर लेवल पे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और एट एट सर्टेन पॉइंट हमारे बिज़नेसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम कहाँ रह जाएँगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि अब जो दुनिया है वर्ल्ड बिलॉन्ग टू एआई एंड वर्ल्ड बिलॉन्ग टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं वही आगे उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं और अपने प्रोसेसेस ऑटोमेट कर रहे हैं, अपने डेली टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं, अपना ऑफ़िस वर्क ऑटोमेट कर रहे हैं और हर इंडस्ट्री के लिहाज से इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन भी हम पीछे रह सकते हैं और एज़ अ इंडिविजुअल भी पीछे रह सकते हैं। और आई थिंक हम इसके डिसएडवांटेजेस भी बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर आप फुल्ली रिलाय करते हैं एआई पे तो वो भी कैसा आपके साथ वो इम्पैक्ट करेगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस दिस इज़ अ सर्टेन आंसर कि हम किस तरह से पीछे रह जाएँगे और किस तरह से एआई पिछले 5 से 6 सालों में यहाँ तक हमें लेके आया है। जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो आपने एक 2 लफ़्ज़ यूज़ किए हैं यहाँ पे एआई, उसके बाद मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। तो क्या ये डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं? मतलब इसके बारे में अब एक जो नॉर्मल ह्यूमन है वो एआई ओवरऑल सब कुछ चीज़ों को समझ रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं? जस्ट ब्रीफ सा कि हमें आइडिया हो जाए कि इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है या फिर ये कंप्लीटली डिफरेंट तो नहीं है, आप कह लें कि ये एक चेन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं और अगर आप कहते हैं कि इसे ब्रीफली जस्ट एक्सप्लेन किया जाए तो मैं आपको पहले चेन बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, देन डीप लर्निंग है, देन हमारे पास एलएलएम्स हैं जो प्रॉपर एक जनरेटिव एआई मॉडल पे काम करते हैं कि वो जनरेट करके देते हैं आपको। एलएलएम बेस्ड सिचुएशन होती है उनकी। उसके बाद हमारे पास एजेंटिक एआई होती है जिसमें हम अपने लिए एजेंट्स बना सकते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एआई एजेंट बनाते हैं एज अ असिस्टेंट फॉर ऑफिस वर्क या एज अ असिस्टेंट टू रीड ईमेल्स। तो
एक चेन बनती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ मशीन ऑटोमेशन है, या आप कह लें कि मशीन अंडरस्टैंडिंग है कि किस हद तक आप मशीन को इंटेलिजेंस के ऊपर या जो प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट करने के ऊपर डिपेंड करवाते हैं। और जिस लेवल तक आप जाते हैं, हम उस लेवल तक उस मशीन प्रोसेसेस को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक बेसिक स्टेप है, लेकिन जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हम प्रोसेसेस एनालाइज करते हैं, उसमें डेटा इन्वॉल्व होता है। देन हमारे पास जो लार्ज लर्निंग मॉडल्स होते हैं, एलएलएम्स होते हैं। देन हमारे पास जनरेटिव एआई है, जिसमें हम जो चैट जीटीपी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जनरेटिव एआई की। आप कुछ भी उसे टास्क देते हैं वो जनरेट करके देता है। देन हमारे पास एट द एंड एजेंटिक एआई आती है, जिसमें हमारे पास जैसे हम अपने लिए एआई बॉट्स बना सकते हैं, एआई एजेंट्स बना सकते हैं। तो एक लिंक्ड इंडस्ट्री है और हम इनको डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर डिफरेंट नाम्स देते हैं। तो क्या ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है एआई? तो कर सकती है तो किस लेवल पे कर सकती है? इसकी एक्यूरेसी या इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें, इसकी प्रेसिजन के बारे में। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है जब हम अगेन उस चेन में जाते हैं कि किस लेवल तक हमारी सिचुएशन होती है या हमारी अपनी आउटपुट होती है, तो हमें उस हद तक आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा चैट जीटीपी है, वो इनिशियली जब वो लॉन्च हुआ था, वो 2020 तक का जो उसके पास हिस्टोरिकल डेटा था, नो मैटर वो गलत था या सही था, बट जो भी डेटा था उसके पास मौजूद था, उसकी बेस पे वो हमें प्रॉपर आंसर करता था। और हम उसके लिए इतने पैशनेट थे, हम उसको वेरीफाई उस हद तक नहीं करते थे, हम उसकी बात मानते थे, क्योंकि वो एक प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है चैट जीटीपी इनिशियली। देन तब से वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन मैं एक सर्वे की आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रॉपर सर्वे हुआ जिसमें पूछा गया कि आपको चैट जीटीपी अच्छा लगता है, डीप सीक अच्छा लगता है, जेमिनाई अच्छा लगता है, लेकिन जो ओवरऑल जो एस्पेक्ट था वो हमेशा चैट जीटीपी की तरफ जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि जो जो एक्सपीरियंस चैट जीटीपी आपको इनिशियली उसने डेवलप किया कि आप जो सर्टेन क्वेश्चन करते हैं आपको उसी में रखता है और उसी की फर्दर एनहांसमेंट के बारे में पूछता है, आपको गूगल सर्च की तरह वाइड रेंज ऑफ रिजल्ट्स नहीं देता। तो उसमें इनिशियली एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। देन आपका क्वेश्चन ये है कि एक्यूरेसी और हमारे जो आंसर्स हैं या किस लेवल तक हमें उससे फ़ायदा होता है। तो अगेन जब हम रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डीप लर्निंग की आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे हम डेटा को प्रॉपर वे में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगेन डिपेंड करता है कि आप आउटपुट क्या दे रहे हैं और इनपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप जो आप इनपुट दे रहे हैं उसमें आप अगर प्रॉपर डेटा उसको देते हैं कि ये मेरा डेटा है, आपने इस पे ये वाले प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें एआई काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है, जो फार्मूलाज परफॉर्म करती है। या जो आप अगेन अगर जो जो टूल्स कोड डेवलप करते हैं हमारी हेल्प करने के लिए जावास्क्रिप्ट में या पाइथन में, वो भी एक सर्टेन लेवल तक अब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बल्कि अब तो लो कोड और वाइप वाइप कोडिंग के बेस पे भी हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही है। जस्ट आप प्रॉम्प्ट दें और वो आपको एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बना के दे देता है या आपको वेबसाइट बना के दे देता है, बस आपकी इंटीग्रेशंस पीछे रह जाती हैं। तो इन टर्म ऑफ किस लेवल तक, तो मैं अगेन उस चेन की बात करूँगा। अगर आप कुछ जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एलएलएम्स लगेंगे, आपको जनरेटिव एआई लगेगी। और अगर आप किसी एआई टूल से ये चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर मेरे साथ काम करे और स्पेसिफिकली काम करे, तो हम एजेंटिक एआई में चले जाते हैं कि हम अपना एआई एजेंट खुद बना लेते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। हम उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारे लिए ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। अच्छा, अभी हमारी बात चल रही है डाटा के ऊपर चल रही है, तो डाटा के बारे में भी हम एक अलग पॉडकास्ट मेरे हिसाब से रख लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ, तो उसके इंसाइड एक और चीज़ है, प्रिडिक्शन आजकल यूज़ हो रही है एआई में। पहले फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, बारिश होनी है हाँ, वगैरह, अब उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ गई है। इसके बारे में बस छोटा सा शॉर्ट सा आप बता दें, प्रेडिक्टिव एआई या इस तरह की जो डाटा इनसाइट्स हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी इंशाल्लाह हम इसके लिए एक अलहदा पॉडकास्ट रखेंगे, तो कोशिश करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाए। तो शॉर्ट सा आप हमें हुँ, बता दें प्रेडिक्शंस के बारे में। और जो डाटा हम ये डाटा एक्चुअली जहाँ तक हमें पता है, सुना जाता है कि डाटा आपसे चोरी कर रहे हैं, आपका डाटा ही यूज़ होगा। हुँ। तो अच्छा,
फिलहाल हम उस चीज में नहीं जाते, हमें फिलहाल इतना बता दें, प्रेडिक्शन ये जो है एआई प्रेडिक्टिव हो जा रही है, इसके लिए डाटा चाहिए, डाटा इनसाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दें, दैट्स ऑल। अच्छा, जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आप लेके गए थे डेटा चोरी का। मैं एक लाइन में बता देता हूँ, हमें खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाई गूगल इज़ फ्री या व्हाई द बेसिक वर्जन ऑफ चैट जीटीपी इज़ फ्री। ऑफ कोर्स। तो मैं एक जगह पे मौजूद था, तो वहाँ पे एक लाइक कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल पीपल एक-दूसरे से बात कर रहे थे, तो एक जो शायद उनका डिपार्टमेंटल हेड था, वो उसे कह रहा था कि आप जब कंपनी का काम कर रहे होते हो, तो अपना पर्सनल चैट जीटीपी यूज़ ना किया करें। तो आई डोंट नो ये कितनी हद तक सच है या बट मैंने उनकी जो कम्युनिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है उनके पास भी वो किसी हद तक वो न्यूज़ या वो नॉलेज मौजूद होगा उस बेस पे उन्होंने बात की। तो उसने पूछा कि क्यों दोनों चैट जीटीपी सेम है, एक ऑर्गेनाइज़ेशनल है जो आपने अपने पास रखी हुई है, एक हमारा पर्सनल है। और उसने थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ दिया कि कभी-कभी हमने पर्सनल चीज़ें सर्च करनी होती हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं लाइक मुझे ये कुछ रेमेडीज़ बनानी है या कुछ फ़ार्मूलाज़ लिखने हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन को भी पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे उन्होंने ये बात की कि आपकी बात ठीक है एक सर्टेन लेवल पे, लेकिन आप अगर हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप फ्री चैट जीटीपी यूज़ कर रहे हैं या फ्री गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप 1-2 लोगों से छुपा के रख रहे हैं, लेकिन आपको उस साइड का नहीं पता कि वो डेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ पे स्टोर हो रहा है। आपकी एक प्रॉपर हैंडबुक रेडी की जा रही है जो एक मुसलसल वे में रेडी हो रही है। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से ये बताया कि आप ऑर्गेनाइज़ेशनल चैट जीटीपी जो आप प्रॉपर बाय करती है ऑर्गेनाइज़ेशन के नेम पे, वो इसलिए यूज़ करें कि हम जो उसमें जो प्राइवेसी ऑप्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम उसमें बता सकते हैं कि आप हमारा किस हद तक डेटा ले सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल चैट जीटीपी या नॉर्मल गूगल या कुछ भी यूज़ करते हैं, तो आप जस्ट येस, येस, येस करते उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि सारी जो सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो आपने ओपन कर दी उनके लिए और वो कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस लेवल का टूल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे हैं तो इट्स ओके बिकॉज़ आपका ऑलरेडी जो गूगल ड्राइव है वो उनके पास ही है, आपका सब कुछ उसमें है। तो अगर हम मैंने एक दूस चीज नोट की है, जी जी, हाँ। कंटिन्यू करें आप, मैं इंशाल्लाह इंक्लूड करता हूँ। जो दूसरा आपका पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि इन टर्म ऑफ एआई या इन टर्म ऑफ प्रेडिक्शन एआई का क्या रोल है? तो अगेन मेरे अकॉर्डिंग कुछ एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हिस्टोरिकल डेटा है, एक प्रेजेंट डेटा है और एक हम उन दोनों को यूज़ करके कुछ फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं एंड प्रेडिक्शन आई डोंट नो हाउ इट शुड वर्क because it's not about us, it's about nature, like अल्लाह ताला ने क्या डिसीजंस प्लान किए हैं। अगेन अल्लाह इज बेस्ट प्लानर और ऑफ कोर्स। बट फॉर आवर लाइक फॉर आवर लाइक आप कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टमेटिक अप्रोच है हमारी दुनिया के काम करने की उसमें हमेशा अब आके ऐसा है कि हर चीज़ पे प्रेडिक्शन लागू की जा रही है कि आप फोरसाइट के बारे में सोचें आगे क्या होने वाला है किस लिहाज से। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में बायोमेडिकल में और हमारी जो इंडस्ट्रियल साइड है वहाँ पे क्या आप फोरसाइट के बारे में सोचें। फोरसाइट होता है कि आज यहाँ पे बैठ के अगले डिकेड्स की बात करना, आज से 50 साल, 100 साल आगे की बात करना। तो जब हम प्रेडिक्शन पे आते हैं, तो अगेन इनिशियली इट्स डिपेंड्स ऑन आप एक डेटा लेते हैं, आपके पास कुछ डेटा सेट्स होते हैं, आप उनको एक हिस्टोरिकल वे में एनालाइज़ करते हैं और जो जो सिचुएशंस उन हिस्टोरिकल डेटा में परफ़ॉर्म की गई होती हैं, आप उनके ऊपर अपना मॉडल डेवलप करते हैं और वो मॉडल प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट्स निकाल के देता है कि ये वाली सिचुएशन थी, उनके ये रिजल्ट्स थे और मोस्ट लाइकली इस हद तक अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो यही रिजल्ट्स आएँगे या वो इस हद तक डेवलप किए जा सकते हैं या इस हद तक वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन 100% बिलॉन्ग टू डेटा के हाउ यू प्रपोज योर डेटा टू योर एआई टूल। अच्छा, मैं पहले एक चीज इंक्लूड करने लगा था, उससे बाद में मेरा दिल है कि वो बाद में इंक्लूड करूँ। एक अभी आपने प्रेडिक्शन की बात की है, तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जो एआई है ना, वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स में रह सकती है, मैथ्स में नहीं आ सकती। क्योंकि हुँ, मैथ होती है, आपने एक काम करना है, वो 100% है। इसमें 100% नहीं होता, इसमें स्टैटिस्टिक्स होती है कि इतने परसेंट है
इतने परसेंट ये चांसेस है, इतने परसेंट ये चांसेस है, तो स्टैटिस्टिक होती है। अच्छा, उस वक्त मैं चीज इंक्लूड करने लगा था, हम डाटा चोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि गूगल यूज कर रहे हैं तो सेफ है हम। तो वहां पे मैं चीज यही इंक्लूड करने वाला था कि जब आप जीमेल लॉगिन करते हो ना, तो आप नोट कीजिएगा वो ऊपर साफ साफ लिख देते हैं यू आर इन कंट्रोल। हाँ, जब आप बिल्कुल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जहां पे वो आपको सीधा बता रहा है कि आप कंट्रोल में हो, हाँ, तो फिर वो आपका डाटा यूज करे ना करे, वो फिर हमारे पास अथॉरिटी जो है नहीं, हम खुद दे रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली हमारा भी ये होता है कि हम डाटा को यूज करें एफिशिएंटली, हम उसको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो इसी की तरफ से चलते हैं, ठीक है, किस तरह हम एआई को इस तरह यूज कर सकते हैं कि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। इसके बारे में हम आप काइंडली हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दें। पहले तो मैं आपके जो आपके प्रोफेसर ने एग्जांपल दी, मैं एग्री करता हूँ। पर्सनली आई डोंट केयर कि एक्चुअल डिसीजन क्या होता है, क्योंकि इन मैथ आप अगेन लेफ्ट हैंड राइट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन मैथ। तो आपने बस वो प्रपोज कर देना और वो बात खत्म हो गई। जब हाँ हम स्टैटिक्स में आते हैं तो वहाँ पे हम खुद भी भागते थे कि हम ये फार्मूला वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन ये जो आ जाती है ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर उसके पास ये है और आप उसको इतना दे दें या उससे उतना ले लें, तो फिर उसके पास कितना रह जाएगा और उसकी परसेंटेज क्या होगी। ये अगेन ये एक ईज़ी चीज़ है, लेकिन हम जब आगे स्टैटिक्स में जाते हैं कि आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको रिजल्ट्स पता नहीं है। एक तो होता है कि आपने उससे एक चीज़ इतने में ले ली, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास जो बेसिक एग्ज़ाम्पल होती हैं कि अम, उसके पास 4 चीज़ें आपने 2 ले ली, उसके पास 2 रह गई। लेकिन जब हम प्रेडिक्शन में आते हैं तो उसमें आपको पता नहीं होता कि कितना क्या है, क्यों है, सिर्फ़ आपके पास रॉ डेटा होता है और आपने रिज़ल्ट्स निकालने हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और जब हम आते हैं कि हाउ एआई कैन इम्पैक्ट अस, और हम किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस लेवल तक, तो उसमें आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल डिस्कशन में नहीं आती। हम एक साइड से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको चैट जीटीपी से या किसी भी एआई टूल से हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी बंदा एआई स्टार्ट करता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर वो यूज़र है तो इनिशियली, अगर वो डेवलपर है तो आपको पता है आप डेवलपर हैं, वो उसका एक डिफरेंट पाथ होता है कि उसने जनरेट करने की बजाय वो मॉडल कैसे बनते हैं, उस बारे में भी सोचना है। तो नॉर्मल यूज़र और डेवलपर दोनों के लिए एक एआई जो है इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि यूज़र के प्रोसेसेस ऑटोमेट होते हैं। वो अपने डेली लाइफ में चीज़ यूज़ करके अपने जो डेली टास्क होते हैं उन्हें ऑटोमेट कर लेता है, अपनी कैलेंडर ऑटोमेट कर सकता है। जो डेवलपर है वो अपने प्रोसेसेस इन टर्म ऑफ कोडिंग, इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट, या अगर मैं खुद अपनी एआई मॉडल बनाना चाहूँ, एआई बॉट बनाना चाहूँ, ये एक थोड़े से टेक्निकल फ़ायदे हैं। अगर हम उससे थोड़ा-सा ऊपर जाएँ ऑर्गेनाइज़ेशनल लेवल पे, बैंक्स एआई यूज़ करते हैं अपने बहुत बड़े जो लेजर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं इवैल्यूएशंस के लिए। और अगर हम बात करें जस्ट कॉर्पोरेट लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन की, वहाँ पे जो कोई भी टूल है, सीआरएम है उसके अंदर एआई इंटीग्रेटेड है, आपकी जीमेल है उसके अंदर कोपायलट मौजूद है, आपकी कोई भी टूल है उसके अंदर एआई मौजूद है, आपकी व्हाट्सएप के अंदर आपका मेटा मौजूद है, आपकी फेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम के अंदर मेटा एआई मौजूद है। तो ये कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि मैं एआई यूज़ नहीं करता, या वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बाय प्रोडक्ट आ जाती है और आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं। बस आपको उसका आइडिया नहीं होता कि आप किस लेवल तक यूज़ कर रहे हैं। बट एज़ अ एडवाइस अगर मैं बात करूँ तो एक एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी हमें एआई ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। जिस हद तक आपको ज़रूरत है, या जिस हद तक आप अपनी सोच को उस सोच के लेवल तक लेके जा सकते हैं कि मैं एआई को किस हद तक डेवलप करूँ, या अम, इंटीग्रेट ज़्यादा ज़रूरी हर बंदा कर रहा है। एक्चुअली आई थिंक आवाज कट गई थी, अभी लास्ट आपका सेंटेंस क्या था? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो हो गया एआई यूसेज, बट अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर दें कि नॉर्मली एआई लोगों को इनक्रेडिबिलिटी दे रही है या उनके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि एआई भी हमारी तरह किसी हद तक, नॉट नॉट इन एक्चुअल बट किसी हद तक एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, जब वो थिंकिंग लेवल पे बात आती है कि वो एआई थिंक कर रही है, मशीन थिंक कर रही है और वो हमें डिसीजंस दे रही है, तो इसका जो बैकएंड इम्पैक्ट है हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। और अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि एआई
हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर देती है, तो हमें पता हो कि हाउ टू कंट्रोल इट। आप थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दें इसको। एक तो हमने बात कर ली इसको यूज़ करना, इसका ओवरऑल जनरल पर्पस। बाकी इंडस्ट्री में एज अ ह्यूमन हम इसका जो यूज़ केस है वो भी बता दें, थोड़े बहुत हमें टूल्स भी बता दें, और इस हिसाब से बताएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं डेवलपर हूँ, मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में हूँ, मैं इसी फील्ड में हूँ बल्कि, लेकिन हाँ, एक जो नॉर्मल जनरल पर्सन है, क्योंकि अब हम एआई को यूज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली नैनो बनाना आपको पता है लॉन्च हुआ है, तो हर हाँ, बंदा यूज कर रहा है अपनी पर्सनल पिक्चर्स। पहले अच्छे चैट जीपीटी वगैरह पे हम अपलोड करते थे ना, वो कहते थे बिल्कुल, आपकी पर्सनल पिक्चर इंक्लूड है, वो यूज नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो यूज हाँ, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो तो अब आपको पता है जो चीज फ्री होती है उसमें आप ही बिल्कुल। प्रोडक्ट होते हो। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि इंडस्ट्री लेवल पे इसका यूजेज और जो टूल्स वगैरह मोस्टली हम यूज कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बहुत बता दें। पहले मैं इसमें चलें हम इस पे बात करते हैं कि इन टर्म ऑफ टूल्स या टेक्निकल प्लेटफ़ॉर्म्स या जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, मैनेजमेंट से, हाँ, हाँ, इसके बारे वो में किस क्वेश्चन तरह था से वो। यूटिलाइज़ हो रहे हैं। और अगेन इन टर्म ऑफ इंडस्ट्री लेवल कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे अब एआई नहीं है इन टर्म ऑफ एक्चुअल वर्ड। और जो यूज़ ये लोग यूज़ नहीं कर रहे वो ऑब्वियसली हमने स्टार्ट में बात की कि एट सम पॉइंट वो पीछे रह जाएँगे जब बात टेक्नोलॉजी की आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ एजुकेशन साइड की और देन प्रेज़ेंटिंग समथिंग, तो हमारे पास जैसे टूल है गैमा एआई है जिसे हम अपनी प्रेज़ेंटेशंस बनाते हैं या उनके ऊपर काम करते हैं। अगर हम आपकी साइड की बात की जाए जहाँ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुझे एआई में इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट एक ही टूल अभी तक पसंद आया है, मैं उसी के बारे में थोड़ी-सी बात करूँगा और वो है कर्सर एआई। आपने भी उसके बारे में सुना होगा जी एंड जी। वो एक आई थिंक 100% बट उसके लाइक बैकएंड पे हमेशा कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। लेकिन वो एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है जब हम कोड लिखने की बात करते हैं या हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर वेबसाइट। मैं अपना आंसर कंप्लीट करूँगा बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपका एआई जो कर्सर एआई है उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कभी या आपका उसके बारे में क्या ख़्याल है? मैंने कर्सर को एक बार रिव्यू किया था, लेकिन इस हिसाब से यूज नहीं किया है उसको। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपसे पूछना है कि वो एज अ प्लगइन भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब अब मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो उसमें वीएस कोड वगैरह है, इसमें बिल्ट इन हाँ, अब पायलट जिस तरह आ रहा है, को पायलट तो विंडोज के हाँ, साथ आ रहा है। तो बिल्कुल। ये आप थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दें कहाँ पे यूज होगा, किस तरह यूज होगा। और एजेंटिक तो नहीं है, एजेंटिक एआई अब चल रहे हैं। अच्छा, मोस्टली अभी गेटहब का आ रहा है, वो मॉडल सी यूज कर रहा है। उसमें हाँ, क्लाउड भी वो दे रहा है हमें, जेमिनाई, चैट जीपीटी और मोर और जितने भी ऐज़ हैं, अ या वो एज ए एजेंट खुद यूज हो रहा है, लेकिन मॉडल उनके यूज कर रहा है। तो अगर अभी हम तक कर्सर के साथ इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। इंशाल्लाह वीडियो के बाद मैं जरूर ट्राई करूंगा। आप उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दें। अगर हम एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जाएँ, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर सिर्फ़ एक एआई टूल इंटीग्रेट नहीं हो रहा अभी के लिए। जैसे हम वीएस कोड की बात करें, तो उसमें आप डिफरेंट एआई प्लगइन्स लगा सकते हैं, नॉट सिर्फ़ एक। या हम गिटहब की भी बात करें, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। लेकिन जो कर्सर एआई है, वो इनिशियली एक पूरा फ्रेमवर्क है, जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको कोड लिखने की और उस सारी जो डेवलपमेंट की, इंटीग्रेशन की और इवन जो आपके लास्ट स्टेप होते हैं आपके डेवलपमेंट में जो डिप्लॉयमेंट की होती है उसमें भी आपकी हेल्प करता है और एक पूरा फ्रेमवर्क है कि हाउ इट वर्क्स एंड आप कोड लिखते हैं देन उसको टेस्टिंग होती है उसके अंदर वो सारा फ्रेमवर्क मौजूद है और वो एआई इनहेंस्ड फ्रेमवर्क है आई थिंक एंड मुझे याद आ रहा है वो, आई थिंक उसमें सिंगल प्रॉम्प्ट से पूरी की पूरी वेबसाइट जनरेट भी हो जाती है, कोड डिप्लॉय भी भी, लिखा जा प्रीव्यू भी। सकता है, हाँ। हाँ। और अगर आप बाय हैंड भी उसके ऊपर कोड लिख रहे हैं, तो वो साथ-साथ आपको सजेशन देता जाता है कि अगर आपने 10 लाइनों का एक छोटे से टास्क के लिए कोड लिख दिया है, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अगर हम्म। आपने कुछ एक बहुत डिफ़िकल्ट लॉजिक लगा के एक चीज़ बनाई है, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि ये वाली लॉजिक्स भी यहाँ पे काम करती हैं। या आपके लिखने से पहले ही आपका जो प्रीवियस कोड होता है, उसको वो अगेन यहाँ पे प्रिडिक्शन है। जब वो आपका प्रीवियस कोड होता है, वो रीड कर रहा होता है एआई और जब आप जस्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो वो आपको ऑप्शन देना स्टार्ट कर देता है कि
अकॉर्डिंग टू एआई यहाँ पे ये वाली लॉजिक्स आती हैं, बट आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं उस एआई टूल से। तो इट्स सुपर ईजी टू यूज़। एंड जब हम अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो जो बड़े हब्स हैं, जैसे डीप सीक है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, मेटा है, और उसके बाद क्लॉड है, इन सब ने एक अपना वो आई थिंक मुकाम हासिल कर लिया है कि वो जो भी नया टूल आता है जिसको एआई इंटीग्रेशन चाहिए, वहाँ पे एक रेस ही लग जाती है। तो कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जिन पे ये सारे अवेलेबल हैं एज अ प्लगइन। आप जिस टूल को पसंद करते हैं उसका प्लगइन लगा लें और उसे यूज़ करें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है। मेरे हिसाब से इसके थोड़े बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ चले जाते हैं एआई के। और हम्म। क्योंकि आपको पता है आजकल फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको बड़ा ये लगता है कि ये जॉब खा जाएगी, अब हाँ नौकरी हाँ, नहीं मिल रही। वो एक बता दे, उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाकी इसके जो फायदे हैं वो तो खैर सारे यूज कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल। थोड़ा इंडस्ट्री लेवल पे आप उस हिसाब से हमें काइंडली गाइड कर दें थोड़ा वो। आई थिंक मैं बेनिफिट्स की बजाय डायरेक्टली डिसएडवांटेजेस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस किया है उसके ऊपर। डिसएडवांटेजेस इसलिए क्योंकि उसमें एक थोड़ा-सा क्रिटिकल एक रोल है, जिसको हम अगर देखें तो जो नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन होता है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगी या एआई हमें किस तरह इम्पैक्ट करेगी। तो हम सिर्फ उस क्वेश्चन को देखें तो इस यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आता है कि अगर इतने ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, बिलियंस में लोग हैं, 9 बिलियन लोग हैं, एआई किसको इम्पैक्ट कर रही है, किसको नहीं कर रही है? और इसको आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो एक बेसिक सा रूल है, हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर परफॉर्मर होते हैं, जो सिर्फ बेसिक काम करते हैं, उनसे काम नहीं हो रहा होता। वो डेली के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको थोड़ा-थोड़ा करते-करते अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। देन हमारे पास कुछ टास्क रोबोट्स होते हैं, और आई थिंक इसके ऊपर हमने पहले भी बात की हुई है कि ऐसे हाँ हाँ, लोग जो जिनको जिस काम दिया जाता है कि ये आपने करना है, जस्ट वो वो वाला काम कर। हाँ, वो वाला काम करके बैठ जाते हैं कि हो गया, और उसके बाद फ्री हैं। देन हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप टास्क देते हैं तो आप उनके बारे में ऐसा वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि अगर ये मैंने कर लिया है, तो अगर किसी और को ये नहीं आता होगा तो मैं इसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और या वो मतलब वो सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रॉब्लम सॉल्वर बोलते हैं। और अगर हम एक लेवल ऊपर चला जाएँ तो उसमें आता है हमारे पास सिस्टम थिंकर्स, जो फोरसाइट और लीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, और वो एट द लेवल ऑफ सर्टेन डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ पीपल हैं, ये कैसे इम्पैक्ट होंगे? जैसे हमने बात की अंडर परफॉर्मर लोग हैं, और जो टास्क रोबोट्स हैं, और जैसे हमने स्टार्ट में बात की हमारे पास एजेंटिक एआई मौजूद है, जो एक टास्क रोबोट का काम आसानी से कर सकते हैं। जो आपका जो ऑफ़िस असिस्टेंट है, अगर वो सिर्फ़ ईमेल लिख के वो आपका डेली का काम करता है, तो आई थिंक ही शुड अफ्रेड ऑफ दिस के एआई अब उसकी जगह पे कुछ सेकंड्स में उससे अच्छी ईमेल लिख सकती है। और उसके बारे में हम ये कह सकते हैं 2 चीज़ें हैं, अंडर परफॉर्मर और टास्क रोबोट्स। इनको किसी हद तक अ, डरना चाहिए कि हमारी जो एआई है या हमारे जो टूल्स हैं, वो किसी हद तक उनकी जॉब को किसी हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम थिंकर्स हैं, जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उनके लिए हमेशा यही है कि क्योंकि वो फोरसाइट लोग होते हैं, वो लीडरशिप थिंकिंग लोग होते हैं, तो वो कोई भी टूल हो, नो मैटर वो एआई से बिलॉन्ग करता है, वो या नॉर्मल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है, उनका पर्पज़ ये है कि वो खुद भी काम करें, और जो उनके दूसरे कोलीग्स हैं, उनके लिए भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, और फ्यूचर के लिए कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो एक तो ये बेनिफिट या इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन से लोगों को डरना चाहिए कि उनकी जॉब जा सकती है। एंड अदर अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पे फाइनल और एक डिसएडवांटेजेस की बात करूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर से जो लगता है कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मिनट्स में टास्क करते हैं, और स्पेल मिस्टेक नहीं है, ईमेल्स बहुत अच्छी लिखती हैं, प्रोसेसेस सारे ऑटोमेटेड हैं, और एवरीथिंग इज़ गुड। बट हाउ इट इज़ अगर आप 1-2 साल इस इम्पैक्ट में रहते हैं और आप 100% एआई यूज़ करते हैं,
अपना माइंड यूज़ किए बगैर आप हर छोटे से छोटे टास्क के लिए आपने मैनेजर को मैसेज सेंड करना है और या रिमाइंडर सेट करना है, तो कुछ लोग लिखते हैं जेंटल रिमाइंडर, आगे वो कॉलन डाल के पूरा मैसेज लिखते हैं। और कुछ लोग सिर्फ वो एआई को बोलते हैं, मैं अपने मैनेजर को ये मैसेज करना चाहता हूँ, प्लीज़ राइट इट प्रोफेशनली एंड पोलाइटली, और क्लिक करते हैं और वो एक पोलाइट सा, हियर इज़ द पोलाइट एंड प्रोफेशनल वर्जन ऑफ दिस मैसेज, तो वो मैसेज कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेंड कर देते हैं। और यहाँ से वो पॉइंट शुरू होता है जब हम अपना माइंड यूज़ करना स्टॉप कर देते हैं। हाँ, देयर इज़ एन इम्पैक्ट कि आप अपने माइंड से उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि ये आंसर कर दो। लेकिन इमेजिन जब जैसे परसों या 2-3 दिन पहले एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ थोड़ी-सी डाउन हुई, तो लोगों ने अपने एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर दी। तो इमेजिन कुछ लम्हों के लिए इंटरनेट नहीं है और आप उसी मैनेजर को आपने मैसेज करना है या आप उसके सामने हैं, तो वो वाली इंग्लिश, वो वाली इनक्रेडिबिलिटी आपकी किधर गई? फिर तो आप वो रुक जाएँगे, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपका जो माइंड है, वो हैबिचुअल हो चुका है एआई से। तो इस लिहाज से आई थिंक अपने माइंड का जो प्रोसेसिंग टाइम है या अपने जो माइंड की प्रोसेसिंग एबिलिटी है, उसको एक लेवल तक रखना चाहिए एआई को यूज़ करते हुए, उसे नहीं भूलना चाहिए। आपको अपने माइंड का जो इनक्रेडिबिलिटी लेवल है उसे ऑथोराइज़ करना चाहिए, वो अथॉरिटी रखना चाहिए। और आप डोमिनेट करें हमेशा कि आप एआई को प्रॉम्प्ट ज़रूर दें, लेकिन अपने थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग पहले अपना खुद से सोचें, देन उससे पूछें, फिर दोनों के अकॉर्डिंग दोनों सिचुएशन, दोनों आंसर्स का एनालाइज़ करें, देन आप डिसीजंस करें। अच्छा, इसके अलावा हमने आई थिंक डिसएडवांटेज में एक ऑलरेडी बात कर भी ली है, वो प्राइवेसी के ऊपर थी। इसके अलावा शामिर आई थिंक एक क्वेश्चन इंक्लूड करना चाह रहे हैं। शामिर, आपने क्वेश्चन करना है, उसके साथ ही आई थिंक वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी आई थिंक प्राइवेसी के रिलेटेड ही है। शामिर, माइक ऑन कर सकते हो आप। अच्छा, आप क्वेश्चन करो, माइक ऑफ है आपका। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे पहले अमूमन होता था डीप फेक, उसके थ्रू वीडियोस बनाई जाती थी, कुछ पिक्चर्स बनाई जाती थी, तो उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती थी लोगों को। अब जैसे ही एआई आया है, तो इसने तो मतलब कि एक सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर हम फेक वीडियोस, फेक फ़ोटोज़ जनरेट कर लेते हैं। तो ये क्या इसका कोई डिसएडवांटेजेस के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि हर किसी के हाथ में एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये कह लें कि एक टूल आ गया है कि जो जिसका दिल करता है वो वीडियोस जनरेट कर देता है और फोटोज़ जनरेट कर देता है। आई थिंक इनिशियली अगर बात करें एज़ अ टूल, तो एआई को अगर हम टूल कंसीडर करें, पर्सनली मैं जस्ट टूल कंसीडर नहीं करता, मैं इसे एक वेपन कंसीडर करता हूँ हमेशा। और ज़रूरी नहीं है कि वेपन के सिर्फ डिसएडवांटेजेस हों, जो आपका वेपन होता है वो आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है, और जब ऐसा टाइम आता है कि उसमें आपको एक सिचुएशन आती है तो आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। तो इट्स अगेन एज़ अ वेपन के लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इनिशियली जो आपका क्वेश्चन था डीप फेक के अकॉर्डिंग कि हम किसी की बॉडी यूज़ करते हैं, किसी का फेस यूज़ करते हैं और उसे एक लेवल ऑफ वो वीडियो में ले जाते हैं कि पता नहीं चलता कि ये कौन था और अब कौन है। और अगर आप फेस कुछ चेंज वगैरह आ गए हैं, फेस स्वैप हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं, और बंदे सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए दूसरों की प्राइवेसी को ले हाँ, आते हैं और बीच में। जी, जी। पाकिस्तान में एक मेरा दोस्त था, और उसका जो बेसिक काम था उन दिनों में, आई थिंक 14 अगस्त नज़दीक थी। तो जैसे हमारे जो ओवर 30 या ओवर 40 के लोग हैं, उनको जो हमारे छोटे सिटीज़ आवाज़ के लास्ट बात जो आपने की है ना आपके दोस्त से, हाँ, आवाज़ कट गई है। जो जो एक सेकंड। ओके, यस, स्टार्ट कर ले कोई मसला। ठीक है। तो जो उन उन इलाकों में 30 प्लस या 40 प्लस एज के लोग होते थे, उन्हें उन चीज़ का आइडिया नहीं है कि हाउ एआई वर्क्स या ये है क्या? तो उसका काम होता था कि वो किसी भी मतलब इस तरह की एज के लोगों के पास जाता था, उनकी पिक्चर लेता था और प्रॉम्प्ट लिखता था, क्योंकि वो जो टाइम था वो 14 अगस्त का था आई थिंक, या उसके बाद कुछ और मोमेंट्स आए। ओके। तो उसका बेसिक जो था कि पुट दिस पिक्चर विद कायदे-आज़म
and with Illama Iqbal and put one poetry and make it 14 अगस्त this because वो भी उस समय पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने डायरेक्ट इंग्लिश में, क्योंकि एआई की ये पावर है या एबिलिटी है कि वो आपका बेसिक प्रॉम्प्ट भी रीड कर लेती है। तो जस्ट लाइक पुट दिस पिक्चर विद कायद-ए-आज़म, विद इल्लामा इकबाल, विद दिस, और उसने उनको दिखानी, उन्होंने उसकी लाइक तारीफ करनी कि कायद-ए-आज़म मेरे साथ बैठा हुआ है, हाउ हाउ इमेजिनरी इज दिस, और वो रियल लगता है। और देन उसने एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा भी टाइम आया कि लोग, मतलब जब लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, वो बोलने लगा कि मुझे पैसे दें इसके, फिर मैं करूंगा। तो आप देखेंगे एक एज अ वेपन इसे कंसीडर करके, ये जैसे होता है ना कि एक तो लेवल ऑफ सिन होता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ दैट पोजीशन होता है कि एट द एंड ये है गलत, लेकिन हमें देखने में गलत नहीं लग रहा होता क्योंकि हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और एट द एंड जो प्राइवेसी की सिचुएशन है वो अगेन आई थिंक डेवलपर हो या नॉर्मल यूजर हो या आईटी से बिलोंग करने वाला इंसान हो, जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि अगर आपके पास नोकिया का फ़ोन है तो आप सेफ़ है, नहीं तो आप सेफ़ नहीं है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप सेफ़ नहीं है इन टर्म ऑफ योर प्राइवेसी, आप कुछ भी कर लें। क्योंकि इंटरनेट बिलॉन्ग टू दैट पीपल हू वांट योर डेटा। जिसका गूगल है उसी के पास इंटरनेट का जो बड़ा पार्ट है, जो वो एक्वायर करता है, जिसके पास अमेज़न है वही इंटरनेट का बड़ा पार्ट एक्वायर करता है। तो हाउ यू कैन से कि अमेज़न आपका डेटा लेता है और आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप उस लेवल पे सिर्फ़ अगर इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट भी तो उसी के पास है, आपका जो मैसेजेज़ हैं या कॉलिंग है, वो भी तो उसी से बिलॉन्ग करती है। तो इन टर्म ऑफ प्राइवेसी, और अगेन एक चीज़ है कि आप जब कोई पिक्चर या कोई भी मीडिया प्रोसेसेस या कुछ भी इंटरनेट पे डाउनलोड या अपलोड करते हैं स्पेसिफिकली, तो चाहे आप उसे डिलीट कर लें, वो हमेशा के लिए उधर ही है, वो उधर से रिमूव नहीं होता है, चाहे वो कैशेज़ में से उसे रिकवर करें या जैसे भी करें। मैंने जिस तरह मैं सिचुएशन आपको बता रहा था कि फॉर मी इट्स ओनली अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं देन ही आप सेव हैं, कि आप नॉर्मल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेट से बिलॉन्ग नहीं करती। तो बट अगेन अगर यहाँ पे बहुत से लोगों को डिसएग्री भी करेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, इंटरनेट तो बेसिक एक नीड है और उसमें प्राइवेसी ऑप्शंस हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल ये बात ठीक है कि देयर इज़ सर्टेन क्राइटेरिया जहाँ पे हम खुद को सेव करते हैं, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको सॉल्यूशंस डेवलप करने होते हैं कि आप फिर सेव कैसे रह सकते हैं। मैं आप बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपने मोबाइल में या अपने उस पीसी में जिसमें उनकी जो बैंक की ईमेल लॉगिन है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लिंक ओपन नहीं कर सकते, कोई भी, चाहे वो ऑफ़िशियल लिंक है। वो उनके जो लिंक्स हैं, वो अगर उनको वाक़ई लिंक्स ओपन करने हैं, तो वो उनको एक पाथवे है जिससे वो गुज़र के लिंक आता है, वेरीफ़ाई होता है, देन वो ओपन कर सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहा था, उन्हें हमेशा से किसी भी डॉक्यूमेंट की सिर्फ़ पीडीएफ चाहिए, वो हम कहें कि काफ़ी हैवी पीडीएफ है, गूगल ड्राइव कर देते हैं या आपको कुछ और कर देते हैं। आपको वही ट्रांसफ़र के थ्रू लिंक कर देते हैं, आप चाहे जीबीज़ की फ़ाइल हो, वही ट्रांसफ़र के साथ चली जाएगी। दे सेड नो, हम लिंक्स एक्सेप्ट नहीं करते। आप कोई और सॉल्यूशन निकालें, इसको कंप्रेस करें, ज़िप करें, जैसे भी करें, हमें फ़ाइल चाहिए, हमें लिंक नहीं चाहिए। तो दिस इज़ द वे कि हम इंटरनेट के होते हुए भी सॉल्यूशंस तो निकाल सकते हैं। बट एज़ जैसे आप आईटी इंडस्ट्री से और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से काफ़ी सालों के साथ आपका रोल है, आप उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हाउ टू बी सेफ इन दिस काइंड ऑफ एरा, के सब लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्राइवेसी के बारे में सोचें, और हर ऐप जब भी आप ऑन करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट मैसेज होता है, आर यू एग्री ऑन दैट, एंड वी डू इट विद ब्लाइंड आईज़। सो व्हाट डू यू थिंक? लास्ट पे लिखा होता है कि हम बस आई एग्री और चला लेते हैं। या एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने बात की है बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं है। अब मेरे अंकल होते हैं बीआईए में, वो अक्सर ना वहाँ भी इंटरनेट चलाना चाह रहे होते हैं। अब उनका भी एक हुँ, प्राइवेट नेटवर्क है, तो वहाँ पे हाँ। उन्होंने प्राइवेसी लगाई है, आप सर्टेन चीजें यूज कर सकते हो, सर्टेन नहीं यूज कर सकते। लिंक्स तो वैसे भी किसी की एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि लिंक्स में ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई फिशिंग लिंक्स हो सकती हैं, फार्मिंग लिंक्स हो हुँ, सकती हैं। लेकिन एक चीज है ना, आप बैंक में जाते हो तो उनका प्राइवेट नेटवर्क है, वो ऑनलाइन इंटरनेट पे हाँ। अपने
जो एडमिन पैनल है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम सिक्योर हैं कि नहीं है। तो एक्चुअली आप कह सकते हो कि साइबर स्पेस में सिक्योर का मतलब ये होता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो इस कंपनी पे लेकिन नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि गूगल सिक्योर है, तो गूगल पे आप हाँ ट्रस्ट कर रहे हो। आप किसी भी कंपनी का कह रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फिलहाल मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ये वन प्लस है, ये रूटीन मोबाइल है, इसका मैं कह सकता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसका कंप्लीट एडमिन एक्सेस मेरे पास है। मेरे पास पिक्सल का फोन है जिसपे मेरी रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसका मैं कहूंगा कि कंपनी का है क्योंकि कंपनी का ऑफिशियल एंड्रॉइड चल रहा है इस पे। अब एंड्रॉइड चल रहा है, एंड्रॉइड जब जीमेल ऑन करते हैं आपको पता है आप एक जीमेल से मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, मोबाइल का डाटा फॉर्मेट कर सकते हैं और हाँ लोकेट कर सकते हैं। मतलब कि हर चीज ऑलरेडी हमारी कंपनी के पास है। तो एक तो चीज ये बिल्कुल होगी कि साइबर स्पेस में सिक्योर का मतलब ये है कि आप इस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं। ट्रस्ट है तो सिक्योर है, ट्रस्ट नहीं तो सिक्योर नहीं है। और जहां तक आपने बात की है कि 3310 मोबाइल यूज करें तो काम चलेगा, तो ऑफ कोर्स अगर आपने बिल्कुल सिक्योर रहना है, अनोनिमस रहना है। अगर आर्मी की बात करें तो उनकी, अच्छा एक और कंसेप्ट आ जाता है, मैं थोड़ा सा लेंथी जा रहा हूँ सॉरी। तो उसमें कंसेप्ट आ जाता है हम वेबसाइट यूज करते हैं तो डार्क वेब बहुत ज्यादा। आर्मी जो है वो डीप वेब यूज करती है। डीप वेब का कंसेप्ट काफी कम है, काफी कम लोगों को पता है। उसमें ये होता है हाँ कि फॉर एग्जांपल एक लिंक है ना, तो डार्क वेब की भी लिंक बहुत मतलब इस तरह होती है कि वो नहीं मिलती। डार्क वेब हाँ की लिंक डॉट ओनियन डोमेन पे होती है, लेकिन जो डीप वेब है ना, वो आपकी लिंक ही आपका पासवर्ड है। मतलब वो ना किसी सर्च डोमेन में आएगी ना कहीं हाँ और पे आएगी। वो इतनी ज्यादा डीप है कि वो सिर्फ एक आप कह सकते हो ना आर्मी का चैनल होता है, रेडियो होता है जिस तरह, वो आपस हाँ कम्युनिकेशन के लिए होती है। वो डीप टाइप बंदा चला जाए, अपने प्राइवेट नेटवर्क में रहे, अपना बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करे तो फिर बंदा सिक्योर है। वैसे ओवरऑल हाँ सिक्योरिटी जिस तरह मैंने बताया कि आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो इतना ज्यादा इशू लेना भी नहीं चाहिए। वैसे अगर हम बात करें एज अ मुसलमान और एज अ इसराइली हुकूमत, जो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द हमारे डाटा सेंटर जो है वो इसराइल हाँ कंट्रोल एज अ अमेरिका, वो एज अ इसराइल ही मैं ले रहा हूँ। तो हम्म वहाँ पे एक रिस्क बन जाता है कि हम किस लेवल पे हैं। चले इस पे इंशाल्लाह हम किसी दिन अगेन पॉडकास्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो यही चीज आती है कि हम जितने सिक्योर हैं उसमें ये चीज आ जाती है कि कितना हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब वो कंपनी जब भी चाहे हमें डुबा सकती है, जब चाहे हमें बिल्कुल बस हमसे डाटा कलेक्ट करती रह सकती है। हाँ यही बात है ना कि अब 3 दिन पीछे की एग्जांपल है, थोड़ी सी कुछ घंटों के लिए AWS की सर्विसेज इधर उधर हुई हैं तो जो हमारा मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो हम कैनवा पे और किसी और टूल पे काम कर रहे थे और हमें ये पहले नहीं था आइडिया कि कैनवा AWS पे डिपेंडेंट है। कैनवा काम करना छोड़ गया, उसके बाद कुछ और एप्स स्लो हो गई, तो साथ ही कुछ लोगों ने स्नैपचैट के ऊपर मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि जो रैंडम से मैसेज मैसेज, करें। हाँ ये करें वो करें, हाँ, तो स्नैपचैट भी तो डाउन रही थी। अच्छा मैं भी यूज करता रहा हूँ एडब्ल्यूएस को। एडब्ल्यूएस की बकेट्स जो है ना, अब हाँ हमारा जो एचआरएम सिस्टम है इसमें भी यहाँ हम लोकल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारी होस्टिंग की स्टोरेज है। या यहाँ हाँ एडब्ल्यूएस बकेट्स का ऑप्शन है। मतलब कि एडब्ल्यूएस जिस तरह हम एज अ गूगल ड्राइव यूज करते हैं, एज अ लोकल स्टोरेज हाँ हम एडब्ल्यूएस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक हम कंपनीज पे इंहसार कर रहे हैं कि कंपनी पे ट्रस्ट है। आप काइंडली कंटिन्यू। बिल्कुल जी जी। हाँ आई तो थिंक एज इसको कंटिन्यू करने की बात यह है कि यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं कि एट द एंड हमने बहुत से एस्पेक्ट डिस्कस किए जो कि नॉर्मली लोगों के लिए स्ट्रेंज होते हैं, जैसे मेरा एआई को वेपन कहना या आपका डीप वेब के बारे में बात करना या हमारा ये कहना कि इंटरनेट सेफ नहीं है। ये किसी हद तक उन लोगों के लिए वैलिड बातें हैं जो इसके बारे में केयर करते हैं या उनकी जो वे ऑफ फील्ड है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है या आर्मी है, उनका उनसे प्रॉपर आप कह लें कि झगड़ा है कि वो उस तरह से काम नहीं कर सकते। अगर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात की जाए, आप डेली ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, आपके बेसिक टास्क्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके लिए सिंपल यही है कि एआई यू कैन यूज़ इट टू ऑटोमेट योर प्रोसेसेस। आप अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस कर सकते हैं और जो आपका एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्क था वो डिजिटल वे ऑफ वर्क हो जाता है और आपकी सारी जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेट हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो एट द एंड एआई यूज़ करनी चाहिए
और अगर आप चाहें तो हम फ्रेमवर्क्स की तरफ भी जा सकते हैं कि हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए बताएँ वीडियो में। हमारे पास मैं 2 टूल्स का नाम लूँगा यहाँ पे। एक का तो आपको आइडिया होगा बट एक आपको आई थिंक सरप्राइज़ करेगा। एक तो है कि हमारे पास जो चैट जीटीपी का कस्टम जीपीटी है जिसके अंदर हम बॉट्स बनाते हैं या एजेंट्स बनाते हैं अपने लिए या एक हमारे पास टूल है poe.ai पोएआई वो भी सेम जो है थीसिस पे काम करता है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं बाद में लेकिन इसका जो काम है वो भी एजेंट्स बनाता है आपके नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जब आप एक एजेंट बनाने लगते हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस असिस्टेंट। देन वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो आप जो आपकी ऑफ़िस की पॉलिसीज़ हैं या जो हाउ योर ऑफ़िस वर्क्स वो अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद जब आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ स्टार्ट होगी, तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे आप अपने किसी ऑफ़िस कलीग से बात कर रहे थे क्योंकि वो आपके ऑफ़िस की रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को, इन्फॉर्मेशन को और व्हाट यू वर्क फॉर सब जानता है, तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, तो आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। नॉर्मल चैट जीपीटी बहुत बहुत लाइक आप कह लें कि एक्सटेंसिव होती है, डिफरेंट वाइड आंसर्स होते हैं, लेकिन जो आपका अपना बनाया बॉट होता है, वो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होता है और आप इज़िली उसके साथ बात कर रहे हैं। तो एज़ अ लास्ट कमेंट्स मैं यही कहूँगा कि एआई अपना इम्पैक्ट रखता है और उसकी हाइप भी मौजूद है और ये आगे बहुत लंबे टाइम तक जाएगी और ये ना ख़त्म होने वाली जर्नी है क्योंकि एआई की एबिलिटी ये है कि वो किसी भी इंडस्ट्री के साथ ईज़िली इंटीग्रेट हो जाती है। तो it's easy to use, it's easy to make your performance enhance. So this is like I think last comments के ये कहीं भी नहीं जाने वाली। It will play role in centuries. अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं भी लास्ट कमेंट्स वगैरह दे के वीडियो को कट करते हैं। शामिर अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह करने हैं तो काइंडली आप भी बता दें। इनके साथ में पीओ ये आपने बताया ना हाँ असिस्टेंट है ये आई थिंक एजेंट के टाइप पे ही मैंने साथ में ओपन भी कर दिया था। तो इसमें चैट जीपीटी 5 और अच्छा सर्च बॉट्स भी हैं, इमेज सॉरी जनरेशन बॉट, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एवरीथिंग। बताता हूँ। हाँ जो इट इंक्लूड poe.ai है ना, जो मैं अब आपको बात बताने वाला हूँ, ये सब .com। जी जी से बस आपने ओपन किया आपको जो आपके नॉर्मल चैट जीटीपी, जेमिनाई, क्लॉड सारे टूल हैं वो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। हाँ हाँ इतनी मज़े की बात है आप इसके ऊपर प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, जब आप प्रॉम्प्ट लिख दें और आपको आंसर मिलेगा, तो आप इन सारे टूल्स के अकॉर्डिंग उस जो क्वेश्चन है, उसका आंसर है वो आपस में कंपैरिज़न कर सकते हैं कि अगर चैट जीटीपी से ये क्वेश्चन किया जाता तो क्या आंसर होता? अगर जेमिनाई से पूछा जाता तो क्या आंसर होता? अगर क्लॉड से पूछा जाता तो क्या आंसर होता है? तो आप इमेजिन करें आपने एक प्रॉम्प्ट से 4 से 5 एआई टूल से सेम टाइम पे आंसर निकलवाया है और आप उसी टाइम कंपैरिज़न कर सकते हैं कि आपको कौन-सा पसंद है। तो इट्स सुपर, सुपर गुड टू यूज़ और आप जब इसको यूज़ करेंगे आपको इसका मज़ा आएगा। शामिर आपने क्वेश्चन करना। जी हाँ, मैंने वैसे poe.com वैसे यूज़ की। ये वैसे दूसरे चैटबॉट से काफ़ी डिफरेंट हैं। अच्छा, मेरा ये था कि ये जो चैटबॉट हैं और एआई एजेंट्स हैं, क्या एआई एजेंट्स भी हमारा डाटा सेव करती हैं अगर वो हम जो उनसे पर्सनली यूज़ करती हैं? ओके आई थिंक द आंसर बिलॉन्ग टू द मॉडल के फॉर एग्जांपल आपके पास जनरेटिव एआई है, आपके पास एजेंटिक एआई है या कोई भी एआई है, वो डिपेंड करती है उसके जो पीछे एलएलएम मॉडल लगा हुआ है। तो ओपन एआई का अपना एलएलएम मॉडल है, डीप सीक का अपना है। तो जब हम आ, जो मॉडल की बात आती है तो हम जेनेरिक हो जाते हैं कि पीछे मॉडल एक ही है, आगे डिफरेंट उसकी अप्रोचेस हैं, जनरेटिव है या एजेंटिक है। तो हम उस वे में भी उसी तरह से बात करेंगे कि चैट जीटीपी नॉर्मल है या कस्टम जीपीटी के अंदर वो चीज़ है, तो वो बिहेव इसी तरह करता है। लेकिन मैं यहाँ पे छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगा जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, टूल स्पेसिफिक या एजेंट स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ हद तक ये होती है कि आप एक सर्टेन लेवल पे वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बट आई वुड लव टू आस्क कि जो हमारे शोएब भाई हैं वो थोड़ा-सा इसमें बताएँ कि हाउ इट वर्क्स फॉर लाइक
व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट कि अगर एजेंटिक एआई में हम एक एजेंट बनाते हैं और एक नॉर्मल चैट जीटीपी है, तो प्राइवेसी किस तरह दोनों में डिफरेंशिएट करती है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ हमने सोची है या बताई है वो कि कोई चीज़ अगर फ्री है तो वो आप पर प्रोडक्ट हो, उसमें तो वो यूज़ करते ही करते हैं। अब एजेंट्स में क्या है, जो भी चीज़ एक दूसरा पॉइंट के तौर पे कह लें, जो भी चीज़ अपने आप को अपडेट करती है वो भी सीखती है। अगर एजेंट्स अपडेट हो रहे हैं, आप कोई भी ले लें, उसके पीछे भी एआई मॉडल ही है ना। जिस तरह शहजाद भाई ने कहा कि एलएलएम मॉडल पे डिपेंड करता है कि वो डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम को पायलट की बात करें, डेली की उसकी अपडेट्स आ रही हैं, वो अपडेट्स कहाँ से आ रही हैं? वो हमारा डाटा रीड कर रहे हैं, उससे एनालिसिस कर रहे हैं। एक होता है कि आप अब कोई भी टूल है, ठीक है, वो बात वही आ गई कि जिस चीज़ पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, वही हमारी सिक्योरिटी है। तो सिक्योर आप कह सकते हो इन द वे आप, अगर आप कंपनी पे ट्रस्ट करते हो, दैट्स ऑल। वो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, सीधी बात है, डायरेक्ट बात करते हैं। वो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करेंगे, वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे और उस हिसाब से आगे डाटा कलेक्शन। तो एक आप कह सकते हो ना भी यूज़ करो, एंड्रॉयड सिंपल रख भी लो, तो अब तो आपको पता है गूगल असिस्टेंट यूज़ हो रहा है। गूगल असिस्टेंट भी तो एजेंट ही है। इसके अलावा आप कोपायलट यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ में आपकी हेल्प कर रहा है, वो देख रहे हैं आपकी। अच्छा, अभी इससे ना एक तो प्राइवेसी हो जाती है नॉर्मल जो आपका यूज़ करने से आती है। अभी ये हो रहा है जिस तरह कोपायलट्स आ रहे हैं, जेमिनी आ रहा है एंड्रॉयड के अंदर, एज अ डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट आ रहा है। मैंने एक असिस्टेंट बनाया था, टास्कीफाई आई थिंक, नहीं, टास्कर, हाँ टास्कर नेम था ऐप का, उसमें हमने असिस्टेंट बनाया था। और हमें लग नहीं रहा था कि इस ऐप के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि एक दूसरी ऐप को जाके ओपन करे, इंटीग्रेट करे, उसमें चीज़ें चेंज करे। क्योंकि एक डिवाइस रूटेड होती है, उसमें एडमिन की प्रिविलेजेस होती हैं, वो काम ही कर सकती है। लेकिन टास्कर को हमने क्या किया, रूट डिवाइस नहीं थी तो हमने उसको एज अ मोबाइल असिस्टेंट की जो है दे दी परमिशन। अब एज अ मोबाइल असिस्टेंट आपको पता है कि मोबाइल असिस्टेंट हमारा ऐप्स ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे अलार्म कर सकते हैं, एंड्रॉयड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो इन द वे ऑफ दैट उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था पूरे मोबाइल को। वो एक ऐप ओपन करती थी, वहाँ पे ऑटोमेशन कर रही होती थी, और हम हैरान हो गए थे कि एंड्रॉयड इस हद तक वल्नरेबल है। मतलब कोई भी ऐप अगर आपके पास है, एज अ एजेंट ही कह लो, ठीक है, आप फिलहाल उसको एज अ असिस्टेंट ना कहो, एज असिस्टेंट भी आई थिंक ये वही बात हो जाती है ना, जैसे हम हे कहते हैं, हे सिरी ओपन द कैमरा। तो एक सिरी तो एक ऑफिशियल एक सॉफ्टवेयर के अंदर इनहेंस्ड एबिलिटी है आईफोन के हाँ, अंदर। उस पे तो हम तो वो ट्रस्ट एक, कर सकते हैं, एप्पल पे हाँ ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है कि वो हमें ट्रस्ट है। वो डाटा इनके पास इतने लोगों का है, हमारा देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, हम तो ये सोच रहे हाँ हैं। चलो, बहरहाल टारगेट करना तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन एजेंट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हो, वो इतना डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे तो ये मैं कहूँगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं तो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। शहजाद भाई तो आई थिंक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे चुके हैं। आपने कुछ इंक्लूड करना है तो वो भी काइंडली कर लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो जी जी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अमूमन हर किसी की डिबेट में आया होता है कि हम एआई को क्यों मतलब इतना यूटिलाइज करें। हमें कोई स्किल सीखनी है तो हम उसके ऊपर एआई के ऊपर इतना इन्हिसार कर लेते हैं कि हम वो स्किल सीख ही नहीं पाते। हम जो भी काम करवाना होता है डायरेक्ट एआई को कहती हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और वो हमें करके दे देते हैं। इसकी निस्बत हम देखें कि अगर हमें कोई स्किल्स सीखनी है तो हम बगैर हमें प्रेफर किया जाता है कि बगैर एआई के सीखें। हम्म। नहीं, सीखना जो है अभी तक हमारा एजुकेशन ऑलरेडी हमारा एक पॉडकास्ट हो चुका है। कोई इस लेवल का है ही नहीं कि हम सीख पाए। हम एआई को यूज कर रहे हैं सीखने के लिए। अगर आप एआई को यूज करके, एक बंदा एक साल सिर्फ एआई को यूज करके वेबसाइट्स बना रहे हैं ना, उसको इतना आइडिया हो जाता है, क्योंकि अभी तक एआई तो इतना है ही नहीं कि वो एरर सॉल्विंग खुद कर ले। बंदे को एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन एक चीज में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इस सूरत में है कि एक आई थिंक कोड विद हैरी चैनल है, उसने कोई फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त उसने एक बात की थी कि अगर एक साइकिल बना हुआ है और आपने मोटरसाइकिल बनाना है, आप साइकिल दोबारा नहीं बनाओगे, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट मोटरसाइकिल बनाओगे। तो वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी थी, और वही मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक एआई बनी है, अगर आप एआई यूज नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह सकते हो। जॉब, जिस तरह हमने जॉब की बात की, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जॉब की एआई या किसी की जॉब ले सकती है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ जो एआई बंदा नहीं यूज करता उसकी जॉब जा सकती है।
क्योंकि एफिशिएंट होने के लिए एआई अब जरूरी हो चुकी है। एक चीज है ना कि एक बंदे ने वेपन बनाई, आप कहते हो खतरनाक है, आप यूज ही ना करो, वो ताकतवर होते रहेंगे, क्योंकि ये चीज रुकने वाली नहीं है। एक फील्ड होती है, अब कोई भी ऐसी पहले टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, एंड्रॉयड आए, स्मार्टफोन आए, उसमें कुछ चीजें थी। अब ये वो है जो ह्यूमन बीइंग के कंपैरेटिवली आ रही है, तो इसको अडॉप्ट करना फिलहाल जरूरी भी हो चुका है, समझना भी जरूरी हो चुका है, और इसके सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से सॉल्यूशन बनाना। जहां तक बात है लर्निंग की, तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी कंपनी के साथ, क्योंकि आजकल जो मोस्टली पर्सन आ रहे हैं वो एक कंपनी के साथ अटैच होते हैं, तो कंपनी के जो टास्क होते हैं वो अभी तक तो ये एआई है उस पर डिपेंडेंट रह के नहीं कर सकते। अगर बहरहाल वो कर भी ले, तो इस तरह की और काफी ज्यादा फील्ड आ जाएंगी जो हमें सीखनी पड़ेंगी, और एआई को यूज करते हुए सीखनी पड़ेंगी, जो एआई नहीं कर सकती चीजें। तो ये तो आप कह सकते हो कि 1% जॉब कम होती है, 5% बढ़ जाती है, ये वो वाले सीन है। तो यूज करें, पॉजिटिव वे में करें, नेगेटिव भी, हर चीज के एक नेगेटिव वे हो सकती है, वो तो इशू नहीं है। जब यूट्यूब आया था लोगों ने कहा था स्कूल्स बंद हो जाएंगे, ये सब कुछ सिखा देता है, इस तरह हो जाता है। तो एक बार तो हाइप आती है, एक न्यू चीज आती है, उसकी हाइप आती है, लेकिन एक जब वो नॉर्मल हो जाती है जनरल लाइफ में, तो उसको यूज करके ही आगे फर्दर हमने सीखना होता है। और यकीन करो एआई कभी भी इस हिसाब से नहीं हो सकती है कि आप एक क्वेश्चन था वो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे टीचर ने पूछा था, अगेन वीडियो काफी लेंथी हो गई है, वो आपसे भी आई थिंक काफी बार टीचर्स ने पूछा होगा कि क्या मशीन सोच सकती है। तो उसमें मेरा क्वेश्चन था, एक लॉजिकल क्वेश्चन था, जबकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। मेरा ये था, इंसान कैसे सोचता है? ठीक है, इंसान क्यों सोचता है? इंसान भी तो आप अपने डिसीजंस लेता है। ठीक है, अगर हम मशीन को कह के आपने रैंडमली डिसीजन बनानी है, आपकी 5 डिसीजंस बनी है, उसमें से रैंडमली आप चूज कर लो, इंसान भी तो यही सोचता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक ये है कि मशीन सोच सकती है, लेकिन अपने जो उसकी साइबर स्पेस है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसमें रह के, ह्यूमन भी उसी इंटेलिजेंस में रह के, उसी चीजों में हम एआई में अब जो चीज एक्स्ट्रा बनाते हैं ना, वो ये है कि एक्यूरेसी मैक्सिमम रखें। ठीक है, उस उसके एक्यूरेसी, अंदर न्यूरल नेटवर्क आ हाँ, जाता है ना। इंसान भी जो है वो यही सोचता है कि मैं मैक्सिमम अच्छा रिस्पांस दूं। अब तो एआई खैर इस हिसाब से आ चुकी है कि वो भी आगे से मजाक कर देती है कि पूछो तो हाँ वो भी। लेकिन हम एआई को मोस्टली डिजाइन कर रहे हैं कि एक्यूरेट रहे, सेफ रहे, पर हम उसको डिजाइन करें इस हिसाब से कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्स कर सके। तो मैं कहता हूँ कि एक बच्चा जो बिल्कुल पैदा होता है, उससे 12-15 साल, 18 साल तक वो मेच्योर होता है, उस हिसाब से एक एआई को ट्रेन किया जाए, तो ऑफ कोर्स एआई कैन थिंक। तो बहरहाल वो जो ब्रेन है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, ब्रेन की ये पावर जो रखी है, ये अभी तक वो उस हिसाब से नहीं बन सकी है। तो अगर आप सुपर पावर, ये सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, तो वो एक बड़े लेवल की चीज आ जाती है, जो कि एक दिमाग के अंदर स्टोर। अब सुपर कंप्यूटर को भी तो इंसान ने बनाया है ना। तो चीज ये है कि मशीन अपने आप को खुद भी बना सकते हैं, हम रिबोटिक्स देखते हैं, काफी मूवीज देखते हैं, तो रेप्लिकेट मशीन अपने आप को भी कर सकती है। ठीक है? अब बात कहाँ से कहाँ पे चली गई है, क्वेश्चन आई थिंक था, क्वेश्चन गया था मैं इसको आई थिंक मैं यूज इसको करना चाहिए था या नहीं करना हाँ चाहिए, आई थिंक, हाँ। तो वो आई ऑलरेडी शहजाद भाई ने भी इनका आंसर कर दिया था। कोई और क्वेश्चन है तो आई थिंक, नहीं तो नहीं। एआई को यूज करना चाहिए, और बेटर वे में यूज करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि एआई के बगैर भी हम अभी आगे नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छे मॉडल्स आए हैं, पाकिस्तान के अपने डाटा सेंटर हो, ताकि हम जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन पे ज़्यादा रिलाई ना करें। अभी रिसेंटली सेटेलाइट्स लॉन्च किया है अगेन पाकिस्तान ने, चाइना की हेल्प से ऑफ कोर्स। तो लास्ट टाइम भी काफ़ी जो भी सेटेलाइट्स लॉन्च हुए वो चाइना की हेल्प से ही हुए। तो होप सो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, हम अपने डाटा सेंटर्स बनाएंगे ताकि डाटा हमारा पाकिस्तान से बाहर ना जाए। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, अब टेस्ला नहीं आई थी, उन्होंने कहा था कि ये डाटा बाहर भेजते हैं, डाटा पाकिस्तान में रखें, वो तो यहाँ तक डाटा देते हैं कि गाड़ी डाटा कलेक्ट कर रही है, एक्सीडेंट ना हो तो वो भी बाहर ना जाए। तो इंशाल्लाह हमारे पास भी ऐसे लीडर्स आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करने हैं, कुछ आपने इंक्लूड करना है शहजाद भाई? आई थिंक एज अ लास्ट कमेंट्स इनका जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग के जी, आप काइंडली लास्ट नोट्स के तौर पे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट भी दे लें, और मेरे हिसाब से वीडियो को भी वाइंड अप कर दें। हाँ ठीक है, क्योंकि जो हम अगेन बात करते हैं एआई की, तो उसमें एक बड़ा ये लेवल ऑफ इम्पैक्ट है
कि हम उसे कभी भी डोमिनेंट ना होने दें। क्योंकि जैसे आपने बात की फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन मूवीज़ की, जहाँ पे एआई खुद को रेप्लिकेट करती है और बेटर एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, और ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसके खिलाफ हो जाती है और एक बड़ी एआई और ह्यूमन जंग शुरू हो जाती है। तो मे बी इट्स पॉसिबल, और हमें उस सिचुएशन से आई थिंक प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए कि आप अपना माइंड इसलिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये था इनका कि हम किस हद तक एआई को यूज़ करें, और लोग सिर्फ यूज़ करते जाते हैं बिना कुछ सोचे। तो प्रिकॉशंस आई थिंक ये हैं कि आप ज़रूर यूज़ करें, बट जो आपके सोचने का लेवल है उसे आप नीचे ना गिराएँ। आप उसके बारे में पहले ज़रूर आप अपना डिसीजन पहले खुद के पास रखें, सोचें, देन आप एआई से पूछें कि अगर ये सिचुएशन है तो मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट योर डिसीजन इज़ देयर, देन एआईज़ डिसीजन। उसके बाद आप दोनों डिसीजंस का कंपैरिज़न करें, क्या बेस्ट है और आपको क्या करना चाहिए। बट आपका जो माइंड या पर्सनल डिसीजन है, जो आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आपका माइंड सोचना ना छोड़े। और इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे कैदियों को बहुत लंबे अरसे तक 30-30, 40-40 साल तक कैद में रखा जाता है, और जब उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि वो नज़रबंद होते हैं, तो वो बोल भी नहीं सकते। द रीज़न वो क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल से 20 साल से किसी से बात ही नहीं की, लेकिन उसको लैंग्वेज तो आती थी। जब वो मतलब कुछ से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उन्हें कैदी बनाया गया या जो भी हुई, तो हाउ इट हैपेंस कि एक इंसान को अपनी नेटिव लैंग्वेज ही भूल गई, क्योंकि उन्होंने सोचना शुरू छोड़ दिया, उन्होंने बात करना छोड़ दिया। तो द लास्ट कमेंट इज़ कि आप अपनी जो माइंड एबिलिटी है उसे हमेशा पर्सनल और फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और देन एआई यूज़ करें अपने बेनिफिट्स के लिए और अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। तो इसमें मैंने ऑलरेडी लास्ट कमेंट्स तो दे दिए हैं। जस्ट इतना सा इंक्लूड करूँगा कि अगर आप डेवलपर के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे परमिशंस का कंसेप्ट आ जाता है। आपने एआई को इतनी परमिशन देनी ही नहीं है कि वो चीज़ों को डोमिनेट कर लें। और बाकी तो फिर मूवीज़ की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं और कुछ रेलिवेंट भी हैं। मैं मोस्टली हॉलीवुड की मूवीज़ बात करें जारवस की, तो जारवस के तौर पे तो अभी डेवलपमेंट हो रही है। जारवस आपको पता है या फ्राइडे है, तो वो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, तो उसी पे ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब जारवस ने ही अल्ट्रॉन को बनाया था, और वो मूवीज़ आगे बात करें तो वो एक ऐसा प्रॉम्प्ट था उसको दिया गया, जिसको डिफाइन नहीं किया गया था। उसको बताया था अमल लाना है। अब अमन लाना है, एक प्रॉम्प्ट है, उसमें परमिशन उसको नहीं बताई कि ये वाला काम नहीं करना। अमन ऐसे ही हो हाँ, सकता है। अब नेचर को बचाना है तो फिर ह्यूमंस नहीं रह सकते, हाँ, इन्होंने ही डोमिनेट किया। तो वो तो आपने कंट्रोल करना होता है खुद। बाकी जहाँ तक यूजेज की बात है, मेन क्वेश्चन हमारा यूजेज पे ही था। तो दैट्स ऑल कि यूजेज आप अच्छा करें। बाकी थैंक यू वेरी मच, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू शामिर भाई, थैंक यू शहजाद भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।